व्हाट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? तो बेसिकली एएनएस जो है या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, it functions below the level of consciousness and it controls our visceral functions like heart rate, respiration, urination, gastrointestinal system, pupils and lot more such symptoms जो कि हम लोग कई बार समझ भी नहीं पाते हैं या हम टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं कि ये तो चीज़ें बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। तो वो सारी चीज़ें जो कॉन्शियसनेस के लेवल के नीचे होती है, they basically are covered by the autonomic nervous system. Now autonomic nervous system और somatic system बोलते हैं जो कि हमारा मोटर मसल्स को कंट्रोल करता है, हमारे मस्कुलेचर को जो सप्लाई होती है। तो सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? तो समझिए, देखो, सोमैटिक सिस्टम जो है मसल्स को सप्लाई करता है और इसका जो सेंटर होता है वो ब्रेन के अंदर होता है। इसके सारे के सारे फाइबर्स माइलिनेटेड होते हैं और अगर सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कोई ब्लॉकेड आता है या नर्व ब्रेक होती है तो इट रिजल्ट्स इन पैरालिसिस एंड एट्रोफी ऑफ दैट पर्टिकुलर मसल। उसकी जगह उसी तरफ जब एएनएस की बात करते हैं तो एएनएस जो है हमारे ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, उनको सप्लाई करता है। इसके सेंटर सीएनएस में नहीं होता है, आउटसाइड सीएनएस होता है। इसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स माइलिनेटेड होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स नॉन माइलिनेटेड होते हैं। देन अगर एएनएस में कुछ प्रॉब्लम आती है, एएनएस की नर्व्स में डैमेज होता है, तो इट डजंट कॉज पैरालिसिस, द ऑर्गन कंटिन्यूज फंक्शनिंग। तो दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को आइए अपन समझते हैं। लेट्स सी द ऑटोनॉमिक अफरेंट, द सेंटर एंड द ऑटोनॉमिक इफरेंट। नाउ ऑटोनॉमिक अफरेंट फाइबर्स आर मोस्टली विसरल नर्व्स एंड दे आर मिक्स्ड नर्व्स, मिक्स्ड होती हैं उनमें। फिर उनका जो गैंग्लियन होता है वो यूजुअली स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ में डॉर्सल रूट गैंग्लियन के साथ उसमें रहता है। और ऑटोनॉमिक अफरेंट्स जाके फिर सेंटर जो है, अब देर इज नो स्पेसिफिक सेंटर फॉर ऑटोनॉमिक सिस्टम इन द ब्रेन, बट फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है उसके हाइपोथैलेमस के जो न्यूक्लियाई हैं दे बेसिकली कंट्रोल द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स। जो पोस्टीरियर एंड लेटरल न्यूक्लियाई हैं वो उसके होते हैं सिंपैथेटिक एंड जो एंटीरियर और मीडियल न्यूक्लियाई हैं वो होते हैं पैरासिम्पैथेटिक। फिर यहाँ इसके अलावा जो मेड्यूला है, पॉन्स है, वहाँ पे भी छोटे छोटे सेंटर्स हैं रेस्पिरेशन के, स्लीप के, तो कुछ सेंटर्स वहाँ से भी कंट्रोल होते हैं। इसके बाद आते हैं ऑटोनॉमिक इफरेंट। तो इफरेंट फाइबर्स आर प्राइमरीली डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक फाइबर्स और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जाकर ऑर्गन्स को इनर्वेट करते हैं और ऑर्गन्स में उनकी सप्लाई रहती है। अब दोनों की एक्शंस यूजुअली डायमेट्रिकली अपोजिट होती है। अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम मायोसिस करता है तो सिंपैथेटिक सिस्टम मिड्रियासिस करेगा। अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डायरिया करेगा तो सिंपैथेटिक सिस्टम कॉन्स्टिपेशन करेगा। तो दोनों की एक्शंस लगभग एक दूसरे के अपोजिट होती है। एक दूसरे के साथ में बैलेंस बना के, इनका जो बैलेंस होता है उससे हमारी बॉडी एक होम्योस्टैसिस में रहती है, एक बैलेंस्ड फंक्शनिंग करती है। तो आइए देखते हैं ऑटोनॉमिक इफरेंट फाइबर्स जो सिंपैथेटिक के होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक के होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो सिंपैथेटिक सिस्टम की नर्व्स आर originating from thoracolumbar region of the spinal cord, while parasympathetic nerves are originating from craniosacral. ठीक है। Now sympathetic has got a very wide distribution while parasympathetic has got a limited distribution. सिंपैथेटिक के जो गैंग्लियन होते हैं, सिंपैथेटिक फाइबर्स के गैंग्लियन, दे आर यूजुअली अवे फ्रॉम द ऑर्गन, जबकि पैरासिम्पैथेटिक के गैंग्लियन यूजुअली ऑर्गन के पास होते हैं या उसी पर होते हैं। एज अ रिजल्ट जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स और वर्सेस पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो रेशियो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम में आप देखेंगे 1:20 या 1:100 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर बहुत लंबा है और प्री गैंग्लियोनिक फाइबर छोटा है। उसी जगह पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आप देखोगे तो प्री गैंग्लियोनिक वर्सेस पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स का रेशियो इज 1:1 और 1:2 मैक्स। सो दैट मीन्स ऑलमोस्ट इक्वल उनका डिस्टेंस होता है, ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ होती है।
देन सिंपैथेटिक सिस्टम में जो मेन ट्रांसमिटर है, न्यूरो ट्रांसमिटर है, दैट इज एड्रेनालिन, and acetylcholine is also a minor neurotransmitter, while in parasympathetic system acetylcholine is the major neurotransmitter. Now इसमें noradrenaline जो है stable है, it diffuses and exerts its action, जबकि acetylcholine बहुत rapidly hydrolyze हो जाता है and इसकी action कुछ ही seconds के लिए रह पाती है. सिंपैथेटिक सिस्टम का मेन रोल होता है बॉडी को स्ट्रेस के दौरान फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट, ये वाले रिएक्शंस करवाना. सो स्ट्रेस, व्हेनेवर अ बॉडी इज फेसिंग अ स्ट्रेस कंडीशन, देन सिंपैथेटिक सिस्टम बिकम्स ओवर, एंड व्हेनेवर द बॉडी इज फेसिंग एक लेड बैक पोजीशन है, एक रिलैक्सेशन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ फूड है, तो उस कंडीशन में आता है आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. दिस आउटले ऑफ इफरेंट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, that parasympathetic system में ganglion is almost near to the organ, while sympathetic system or adrenergic system में you can see that the ganglion is far away from the organs and it is closer to the spinal cord. Then you can see the preganglionic neurotransmitter in sympathetic system is acetylcholine, and postganglionic neurotransmitter is noradrenaline or adrenaline. Then in parasympathetic system, preganglionic as well as postganglionic both is acetylcholine. So this is the layout. For any substance to be considered as a neurohumoral transmitter, it has to fulfill 4 conditions. सबसे पहली तो it should be present in the presynaptic nerve, in the synaptic vesicles बोलते हैं उनको. So it should be present in the presynaptic neuron. Then it should release on nerve stimulation. Then third is, once it is released, then it should go to the postsynaptic neuron and produce the response identical to that of nerve stimulation. And fourth is that its action should be antagonized or potentiated by substances altering the action of the nerve stimulation. So कोई भी सब्सटेंस अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल करता है तो उसको फिर हम न्यूरोट्रांसमिटर कहते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे हम एसिटाइलकोलिन और एड्रेनालिन को न्यूरोट्रांसमिटर्स कहते हैं. नॉरएड्रेनालिन, एसिटाइलकोलिन, which we will be studying in the autonomic nervous system. We'll also be studying about histamine and serotonin. Now, what are the steps in neurohumoral transmission? So the steps, if I enumerate them, they are impulse conduction, then release of transmitter, action of transmitter at the junction, post junctional activity and termination of the neurotransmitter action. तो मोटे मोटे तौर पे इसको सरल भाषा में पहले समझते हैं कि इम्पल्स कंडक्शन मतलब जैसे ही एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई उस पर्टिकुलर न्यूरॉन पे, यहाँ पे आप इमेजिन करो एक सिनेप्स है, एक प्री जंक्शनल सिनेप्स है, एक पोस्ट जंक्शनल सिनेप्स है और एक सिनेप्स बेसिकली वो जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है वो है. तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पे जब इम्पल्स आई, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आई, उसके कारण डीपोलराइजेशन होगा. यूजुअली ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे रहती हैं जो कि -70 मिली एम्पियर होता है. जैसे ही इम्पल्स आती है तो इसका जो चार्ज है ये बढ़ता है, इट गोज टू 0 एंड देन इट में ओवरशूट ऑल्सो कॉजिंग डीपोलराइजेशन. एंड एट द सेम टाइम डीपोलराइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि देर इज ओपनिंग ऑफ सोडियम आयन चैनल्स एंड देर इज एन इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस इनटू द मेम्ब्रेन. सो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस हुआ तो डीपोलराइजेशन हुआ. After some time the influx stops and then efflux of potassium ion starts and that causes repolarization. Repolarization होके it goes into hyperpolarization. सोडियम आयन एंट्री बंद हो जाती है, पोटेशियम आयन बाहर जाता है. अब हाइपरपोलराइजेशन से वापस से इट हैज टू कम टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दैट इज डन बाय द सोडियम पोटेशियम ATPase पंप जो कि इस हीमोडायनेमिक्स को सेट करते हैं. सो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप बेसिकली देन effluxes sodium outside, brings potassium inside and then maintains the balance again so that the voltage again becomes minus. सबसे पहला जो था impulse conduction, वहाँ पे एक impulse आई और उसके कारण यहाँ पे प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन जो है ये डीपोलराइज हुआ. तो डीपोलराइज होते ही अब होता है सिनेप्टिक
रिलीज ऑफ ट्रांसमिटर इनटू द सिनेप्स। तो जब डीपोलराइजेशन होता है, जो सिनेप्टिक वेसिकल्स उस न्यूरॉन के अंदर हैं, जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमिटर्स भरे हुए हैं, तो ये जाके दे गो एंड अटैच टू द मेम्ब्रेन एंड देयर इज रिवर्स एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, या एक्सोसाइटोसिस ऑफ द whatever material neurotransmitter is filled in the synaptic vesicle, वो जो है बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, बाहर रिलीज होके अब ये न्यूरोट्रांसमिटर रिलीज होने के बाद वहाँ पे जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन के ऊपर जो रिसेप्टर्स है वहाँ पे एक्ट करता है, वहाँ पे जाके अटैच होगा। उसके अटैच होने से नाउ द इम्पल्स कंडक्शन ट्रांसमिट्स टू द पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन, एंड जैसे ही रिसेप्टर अटैच होता है, तो हमने रिसेप्टर्स के चैप्टर में पढ़ा है कि देर आर कैस्केड मैकेनिज्म्स विच स्टार्ट, जो भी रिसेप्टर, जैसे अगर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं तो उनके IP3 DHE पाथवे है, फॉस्फोकाइनेस A पाथवे है, फॉस्फोकाइनेस C पाथवे है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल्स, टायरोसिन काइनेस एंजाइम्स हैं, जैक स्टैट एंजाइम्स हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है। तो ये जो भी रिसेप्टर्स पे अटैच हुए वहाँ जाके इनकी एक्शन शुरू होती है, एंड एक्शन शुरू होने से देन पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी, मतलब अब उसका काम स्टिमुलेशन करना है तो वो आगे कॉन्ट्रैक्शन करेगा, सिक्रीशन करेगा ग्लैंड से। अगर उसका काम डिप्रेशन करना है तो फिर वो ब्रैडिकार्डिया करेगा, कॉन्स्टिपेशन करेगा। सो वॉट एवर इज द एक्शन ऑफ द ट्रांसमिटर, इट हैज़ टू बी कन्वेड थ्रू दैट जंक्शन, थ्रू द रिसेप्टर्स एंड एक पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी। अब ये जो एक चीज इसमें थी कि ट्रांसमिटर की जो एक्शन होती है, देखो उसमें वो आगे जाके एक्साइटेटरी पोटेंशियल भी क्रिएट कर सकता है जिसको बोलते हैं EPSP, और इनहिबिटरी पोटेंशियल भी क्रिएट कर सकता है जिसको बोलते हैं IPSP। और यहाँ पे ये बात गांठ बांध लो हमेशा के लिए कि EPSP तब होता है व्हेन देयर इज ओपनिंग ऑफ सोडियम या कैल्शियम चैनल्स, और IPSP तब होता है व्हेन देयर इज ओपनिंग ऑफ पोटेशियम और क्लोराइड चैनल। तो पूरे फार्माकोलॉजी में कहीं पे भी अगर सोडियम और कैल्शियम कंडक्टेंस बढ़ रही है तो समझो कि ये डीपोलराइजेशन है, समझो मतलब एक्साइटेशन है, जिसका मतलब है मसल कॉन्ट्रैक्शन है या ग्लैंड सिक्रीशन है। और अगर IPSP है, अगर पोटेशियम और क्लोराइड आयन चैनल्स खुल रही हैं, उनकी कंडक्टेंस बढ़ रही है, तो समझो हाइपर पोलराइजेशन है। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब होता है इनहिबिशन, मतलब कोई भी चीज जो होती है वो इनहिबिट हो जाएगी, तो ग्लैंड्स का सिक्रेशन रुक जाएगा, डायरिया रुक जाएगा, पेरिस्टाल्सिस रुक जाएगा, हार्ट रेट रुक जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। सो दिस इज IPSP। ठीक है, अब पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी इसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो EPSP था या IPSP था। अब EPSP और IPSP के बाद अब क्या होगा, नाउ वी रिक्वायर द ट्रांसमिटर एक्शन टू स्टॉप, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमिटर एक्शन। ठीक है, तो कैसे होता है टर्मिनेशन? अब जो एसिटाइल कोलिन होता है वो बेसिकली मेटाबोलाइज होता है एक एंजाइम कोलिन एस्ट्रेस से। तो कोलिन एस्ट्रेस जो है एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज करके एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द मेटाबोलाइट्स एंड फिनिशेस द एक्शन। उसी जगह पे जो नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, ये सब्सटेंसेस हैं, ये बेसिकली मेटाबोलाइज होते हैं एंजाइम्स जिनका नाम है MAO, दैट इज मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, एंड COMT, दैट इज को मिथाइल ट्रांसफरेज। सो ये जो दोनों एंजाइम्स है MAO, तो ये दोनों जो एंजाइम्स है MAO एंड COMT, ये जो है एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन को मेटाबोलाइज करते हैं एंड दे कन्वर्ट इट इनटू मेटानेफ्रिन्स एंड VMA विच इज वैनिलिल मैंडेलिक एसिड। इसके अलावा जो न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं, एक और मैकेनिज्म होता है इनके एक्शन खत्म करने का, वो होता है ट्रांसपोर्टर्स। तो इट इज फाउंड दैट देयर आर ट्रांसपोर्टर्स, जैसे नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन के केस में ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि इसको वापस से, नॉरएड्रेनालिन नेट ट्रांसपोर्टर होता है जो इसको वापस से प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में लेके जाता है एंड वहां वापस से ये एब्जॉर्ब होके दे गो बैक इनटू द वेसिकल्स। तो दिस फिनोमिनन इज सीन दैट जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं दे टेक द सब्सटेंस बैक इनटू द प्री जंक्शनल सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड वहां पे जाके वो वापस से स्टोर होते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि एक्शन बढ़ जाती है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ एक्शन हैपन्स। जो उसकी एक्शन है एक ही मॉलिक्यूल मतलब 2-3 बार आके एक्शन कर रहा है। सो दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग। इसमें एक कॉन्सेप्ट और देखा गया है कि यूजुअली जो न्यूरोट्रांसमिटर है, जो मेन ट्रांसमिटर है, उसके साथ कई बार एक एडिशनल को ट्रांसमिटर भी आता है
जैसे एसिटाइल कोलिन के साथ हमने देखा है कि वीआईपी नाम से एक को ट्रांसमिटर है जो रिलीज होता है। सिमिलरली एड्रेनलिन और एड्रेनलिन के साथ भी एटीपी नाम से एक को ट्रांसमिटर है जो रिलीज होता है। तो ये को ट्रांसमिटर का क्या काम होता है? बेसिकली ये को ट्रांसमिटर साथ में आता है एंड कई बार ये पीछे जाके प्री सिनेप्टिक नर्व को फिर से स्टिमुलेट करता है एंड दैट कॉजेस रिलीज ऑफ मोर ट्रांसमिटर। सो ट्रांसमिटर को ट्रांसमिटर मॉडल्स भी एग्जिस्ट करते हैं एंड ये इनमें इनके भी अपने फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होती है। ये देखो, स्टेप्स इन एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। हियर यू कैन सी दैट देयर इज द ग्रीन वाला जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, इसके अंदर रेड कलर का एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे ही ये पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन पे पहुंचा, वहाँ पे रिसेप्टर पे अटैच हुआ एंड वहाँ पे इसने सोडियम इनफ्लक्स पोटेशियम आउटफ्लक्स करना शुरू करा, जिसके कारण डीपोलराइजेशन हुआ एंड एक्साइटेटरी पोटेंशियल बना। उसी तरफ एक ब्लू कलर का जो न्यूरॉन है वो है इनहिबिटरी ट्रांसमिटर वाला। तो वहाँ पे जैसे ही वहाँ से रिलीज हुआ ट्रांसमिटर, वो पोस्ट जंक्शनल एरिया पे गया एंड वहाँ पे उसने पोटेशियम इफ्लक्स या क्लोराइड इनफ्लक्स ये करा एंड इसके कारण वहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो गया। हाइपर पोलराइजेशन प्रोड्यूस होते ही इनहिबिशन हो गया। सो दिस इज अ परफेक्ट क्लियर एग्जाम्पल। एक को ट्रांसमिटर मॉडल है एंड इसमें यू कैन सी दैट देर इज R1 primary transmitter and co-transmitter is there. Then there is R1 which is primary transmitter का receptor and R2 is co-transmitter receptor. तो यहाँ पे जैसे depolarization हुआ, there is exocytosis, release of both the transmitters, primary and co-transmitter, they come and attach to R1 and they result in activity. जो R2 है ये यहाँ पे जाके R1 को स्टिमुलेट भी कर रहा है, साथ ही जो ट्रांसमिटर्स हैं यू कैन सी दे आर गोइंग बैक टू द दे आर गोइंग बैक टू द प्री जंक्शनल न्यूरॉन एंड वहाँ जाके अगेन दे आर कॉजिंग release of more or exocytosis of more primary transmitters. So in a way co-transmitter is actually assisting or increasing the action of main or primary transmitter. This diagram you can see that one orange वाला acetylcholine का है और blue and purple is the noradrenaline one. So in the acetylcholine you can see that there is a release of acetylcholine, that is blue circles, and there is a release of co-transmitter which is VIP. एंड एसिटाइलकोलिन फिर वहाँ से रिलीज होके अपने इफेक्टर ऑर्गन के पास अपने इफेक्टर न्यूरॉन के पास आता है एंड वहाँ जाके एक्शन करता है और उसके बाद ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम इसको हाइड्रोलाइज कर देता है। VIP डिफ्यूजेस एंड इज मेटाबोलाइज्ड। दूसरी जगह सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं जहाँ पे यू कैन सी नॉरएड्रेनालिन एंड न्यूरोपेप्टाइड Y. इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट वन ऑरेंज वाला एसिटाइलकोलिन का है और ब्लू एंड पर्पल इज द नॉरएड्रेनालिन वन. So in the acetylcholine you can see that there is a release of acetylcholine, that is blue circles, and there is a release of co-transmitter which is VIP. एंड एसिटाइलकोलिन फिर वहाँ से रिलीज होके अपने इफेक्टर ऑर्गन के पास अपने इफेक्टर न्यूरॉन के पास आता है एंड वहाँ जाके एक्शन करता है और उसके बाद ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम इसको हाइड्रोलाइज कर देता है। VIP डिफ्यूजेस एंड इज मेटाबोलाइज्ड। दूसरी जगह सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं जहाँ पे यू कैन सी नॉरएड्रेनालिन एंड न्यूरोपेप्टाइड Y. Coming to the sympathetic neuron, here you can see that noradrenaline and neuropeptide Y is the co-transmitter. So noradrenaline is released, neuropeptide Y is released, and then this norepinephrine acts on the effector organ, diffuses, neuropeptide Y also diffuses, and यहाँ पे एक phenomenon आप देख रहे हो कि जो noradrenaline है वो that is taken up by the uptake transporter, that is NET, so norepinephrine transporter. So it takes it and sends it back into the effector or neuron. उसके बाद नेक्स्ट ये गाबार्जिक न्यूरॉन है जहाँ पे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में गाबा है एंड गाबा इज देन रिलीज्ड एंड एक्ट्स ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. गाबा इसके साथ डिफ्यूज भी हो रहा है. गाबा
अपटेक ट्रांसपोर्टर होता है जो कि गाबा को वापस से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में भी ले जा रहा है, एंड गाबा जो है फिर एक और ट्रांसपोर्टर से ग्लियल सेल में भी जा रही है. सो दिस इज हाउ द mechanism of action of neurotransmitters happens, and then their termination of action happens. So with this we finish the introduction and the general considerations of ANS. Now in the next video we'll be discussing about cholinergics and anticholinergics and adrenergics and antiadrenergics.